नंबर 3 देखते हैं। तो आज हम सेट नंबर 3 हल करेंगे, HMEN जो 2012 के सेट नंबर 3 है। तो 2 सेट आप हल कर चुके हैं, तीसरा देखते हैं। तो जो लोग हल किए वो मिला लो, नहीं तो फिर तत्काल लिख लो। देखिए पहला है वेयर देयर इज स्टार्लिंग फेथ, इसका एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है। तो ये आप सिलेबस में नहीं, इसको आप काट दीजिए। सीक्रेट ऑफ हेल्थ था वो आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है, क्योंकि 30% कम किया गया, उसमें आ जाएगा। आने वाले परेशान रहोगे नहीं तो लेके। दूसरा IAT-1 स्टेशन, IAT-1 स्टेशन जो है ये आपके सिलेबस में है, गर्ल विद ए बास्केट्स लिया गया है, रिटन बाय विलियम सी डगलस। तीसरा जो है टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस व्हाट एवर देयर क्रीड हु डू नॉट लुक बैक, ये भी आपके कोर्स में है। ये है हेरिटेज ऑफ इंडिया बाय AL बॉसम। तो चलिए ये भी है। अब देखते हैं दूसरा है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं, हु आर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, ये टोकरी बेचने वाले लड़के कौन थे। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो ये रिफ्यूजी जो थे, शरणार्थी, उनके पुत्र और पुत्रियां थे, जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद इंडिया आए थे। दूसरा है वाई इज वोमेन्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की उन्नति के लिए औरतों की शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें राधा कृष्णन के अनुसार जो है जो भी बात बताए हैं उसको आपको लिखना है, क्यों, ठीक। और सब क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ठीक, अर्थ बता दे रहे हैं ताकि आप जानते रहो, उनका विचार बताना शिक्षा पर। वाई डिड द अथर फील ह्यूमिलिएटेड एंड हाउ डिड ही रिएक्ट टू इट, लेखक क्यों अपमानित महसूस किया और इसके प्रति वह क्या प्रतिक्रिया किया। तो ये मच्छर से जो अपमानित महसूस किया था तो क्या प्रतिक्रिया किया था, तो उसको बहुत मारने का प्रयास किया था, क्रोधित हो गया था। क्लियर, नहीं मार पाया तो बात अलग है। तो ये इसमें आपको लिखना है। तो तीनों आपके सिलेबस में हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है। तो द ट्रू हेल्थ ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको रहने तो परेशान होने के लिए इसके बारे में। ANU, हाँ ये सीक्रेट ऑफ हेल्थ का है, तो ठीक है, ये नहीं है आपको, ठीक है। वैसे इंटरव्यू इसका आंसर था लेकिन आएगा नहीं। ANU इसमें बिल्कुल सही है, होम कमिंग से लिया गया है। मिसचीफ होगा, 4 नंबर आपका कंफर्म रहेगा, इसमें एक भी कटेगा नहीं अगर आपको सही रहेगा, इसलिए ध्यान से देखो, 4 नंबर पक्का कर लो। द चार्म एंड ग्रेसियसनेस, वेरी गुड, ग्रेसियसनेस इसमें भरा जाएगा, ठीक है। अब मच दैट वाज यूजलेस भरा जाएगा, लास्ट वाला मच दैट वाज यूजलेस, ये वाला भरा जाएगा। उसके बाद देखो शार्ट क्वेश्चन नहीं, लॉन्ग है ये आपके सिलेबस में नहीं है, काट दो चौथा वाला। अब ये नहीं आएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस। 5वां, वाई डिडेंट द चाइल्ड स्टे फॉर लॉन्ग एट ए प्लेस, बच्चा लंबे समय तक क्यों एक स्थान पे नहीं रुका। वेयर ए जगलर वाज प्लेइंग हिज फ्लूट टू स्नेक इन द फेयर, जहाँ पर एक सपेरा सांप को जो है मेले में सांप को जो है नचने के लिए जो बजा रहा था, अपने फ्लूट को बजा रहा था, मतलब बीन बजा रहा था। क्लियर, तो क्यों नहीं रुका, क्योंकि वह जो है हाँ खो गया था, और जब खोने के बाद वो अपनी सारी डिजायर जो है खो दिया, मतलब संगीत नहीं सुनना चाहता था, अपनी माता और पिता को केवल चाहता था। इस तरह से आप प्रश्न पढ़कर उसका हिंदी समझ लो, कम से कम जानते रहो क्या किस में है, तो आपको प्रश्न का मतलब समझ लोगे तो आप लिख लोगे। बाकी क्वेश्चन लिखाया गया है, आप अपलोड है वीडियो, आप उसको देख सकते हैं, चाहे नोट से पढ़ सकते हो आप। व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेंजर, अगला प्रश्न है अजनबी का पहला प्रश्न क्या था। हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर आंसर इट, ज्योतिषी ने उसे कैसे उत्तर दिया। तो ये सब प्रश्न था, आपको बताया था, वो पूछने गया था कि कब मैं तलाश करूँगा, कब पाऊँगा। तो आप इसको पूरा क्वेश्चन लिखाया गया है। व्हाट इज द स्पेशल चार्म ऑफ द स्टोरी, स्पेशल एक्सपीरियंस, स्पेशल एक्सपीरियंस का विशेष चार्म माने आकर्षण क्या है। क्लियर, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, कट गया है, 30% घटा दिया गया है। अगला देखते हैं एक्सप्लेन के लिए, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, तो ये आपका जो है कोर्स में ये भी नहीं है, LG रिटेन इन कंट्री चर्च यार्ड का था, वो सिलेबस पे घटा दिए गए, इसके लिए आप परेशान ना होइए। अगला आई मेट ए लेडी इन द मिड्स, जॉन किट्स का है, लावेल डेम सन्स से, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। अगला आई हैव लिव्ड माई लाइफ, ये आपके सिलेबस में है, पोएम का नाम है द पासिंग ऑफ आर्थर, और रिटन बाय ये कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। सेंट्रल आइडिया तो आप जान ही रहे हो, 3 में से 1 करना है, और उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच 3 में से 1 करना है। तो आइए आगे देखते हैं। सेक्शन B है
पहला है चेंज द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। तो इनडायरेक्ट में बनाना दो में से कोई एक। तो पहला है राहुल सेड, राहुल ने कहा गुड नाइट प्रशांत, प्रशांत शुभ रात्रि, वी विल मीट अगेन टुमारो, हम कल दोबारा मिलेंगे। तो इसमें आप कर दो राहुल बेड कर दो, गुड नाइट के लिए बेड रखता है BADE, बेड मतलब नमस्कार कहना, रात का नमस्कार कहना। मॉर्निंग के लिए भी बेड लगा सकते हो, लेकिन मॉर्निंग के लिए बिस्ड भी लगा सकते हो। क्लियर। तो राहुल बेड गुड नाइट टू प्रशांत, राहुल बेड गुड नाइट टू प्रशांत, या राहुल बेड प्रशांत गुड नाइट की हो तब भी चल जाएगा, तब टू नहीं लगेगा। ठीक, राहुल बेड गुड नाइट टू प्रशांत या राहुल बेड प्रशांत गुड नाइट, दोनों सही हैं अपनी जगह। उसके बाद आप इसको 3 शब्द से जोड़ दो, क्योंकि आगे वाक्य बढ़ता 3 शब्द से जोड़, पहला एंड, दूसरा सेड होगा, तीसरा दैट। एंड सेड दैट कर दो, एंड सेड दैट। क्लियर। आफ्टर 2 सेंटेंस में अगर गुड नाइट गुड बाय के साथ अगर और आगे बात बढ़ता है तो उसको 3 शब्दों से जोड़ दिया था एंड सेड दैट से। क्लियर। असर्टिव सेंटेंस था एंड सेड दैट, इंट्रोगेटिव है था एंड आस्क्ड इफ या WH फैमिली जो भी रहेगा, मतलब एंड रहेगा, फिर उसके बाद अगले वाक्य के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब लगेगा, अगले वाक्य के हिसाब से कंजक्शन लगेगा। क्लियर। तो हो जाएगा एंड सेड दैट। अब वी का आपको दे करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल और प्रशांत दोनों अपने लिए यूज किए हैं मिला के वी, तो हो जाएगा दे। अब बिल का आप कर दो उड, दे उड, मीट कर दो अगेन कर दो, टुमारो का क्या कर दोगे आप, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे कर दो। तो फिर से हम पूरा आंसर बता रहे हैं, राहुल बेड गुड नाइट टू प्रशांत या राहुल बेड प्रशांत गुड नाइट एंड सेड दैट दे वुड मीट अगेन द नेक्स्ट डे। हिंदी क्या हो गई, राहुल ने प्रशांत को शुभ रात्रि कहा और कहा कि वे अगले दिन दोबारा मिलेंगे। तो चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं। गुड हेवेंस माने, ठीक है, ये आश्चर्य की बात है, आश्चर्य के लिए गुड हेवेंस, आश्चर्य और दुख दोनों के लिए लगता है ये, तो इसलिए आप इसको एक्सक्लेम्ड विथ वंडर या एक्सक्लेम्ड विथ सारो दोनों से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे कि हो सही होगा। क्लियर। आई हैव ड्रॉप्ड माई पर्स समवेयर, मैं अपनी पर्स कहीं पर ड्रॉप्ड मैंने गिरा दिया हूँ, मैंने गिर गई है कहीं पर। एंड इट हैड ए हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, और इसमें हैंडसम अमाउंट माने अत्यधिक मात्रा में धन था। क्लियर। और धन की इसमें अत्यधिक, हैंडसम माने यहाँ एक्सट्रीमली होगा, अत्यधिक होगा, सुंदर नहीं होगा। ही सेड उसने कहा, तो इसमें कहा दो ही सेड की जगह लिखो ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज कह दो, चाहे वंडर कह दो। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज वंडर, वैसे सारों की हो तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दुख भी होता है। क्लियर। हेवेंस से दोनों प्रकट होते हैं, तो फिर हाल एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज कर दो, यहाँ बेटर होगा। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, वह आश्चर्य के साथ कहा दैट कि ही हैड, आई हैव का क्या हो जाएगा, ही हैड, ठीक है ना। तो कर दिया आप ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सरप्राइज करो चाहे वंडर करो, ठीक है। उसके बाद जो है दैट, ठीक है, ही हैड, आई हैव का हो जाएगा ही हैड ड्राफ्ट, अब माई का फिर हिज कर दो, पर्स समवेयर, दैट ही हैड ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मीन्स गिरा देना, हिज पर्स समवेयर एंड इट हैड ए हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, सब कुछ वैसे ही रहेगा, मतलब रोज लिया रहता था, ठीक है, पर्स नहीं गिरती थी, उस दिन गिर गई तो उसको आश्चर्य हुआ। क्लियर। तो इस एक हिसाब से उसको दुख भी होगा, ठीक है, तो इसलिए आप सारो भी कर सकते हो, दोनों सही हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। क्योंकि इससे दोनों चीजें प्रकट होती हैं। तो ही क्लेम्ड विथ सरप्राइज या ही क्लेम्ड विथ सारो, ठीक है, दैट ही हैड ड्रॉप्ड हिज पर्स समवेयर एंड इट हैड ए हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, एंड इट हैड डायरेक्ट भी कर सकते हो, एंड इट हैड ए हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, या आप अगर ऐसे की हो एंड सेड दैट इट हैड हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी तब भी चल जाएगा, और कहा कि इसमें अत्यधिक मात्रा में धन था, ठीक, या एंड डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। क्लियर। दोनों सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। क्लियर। तो द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो इसमें करना क्या है, द सन हैविंग सेट कर दो, क्या कर दोगे, हैविंग सेट, क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, ये तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का नियम लगेगा, द सन हैविंग सेट। फिर उसके बाद कामा कर दोगे आप, फिर करोगे द स्टार्स केम अप इन द स्काई, उसको सेम टू सेम वैसे लिख दोगे।
सूर्य अस्त होने के बाद, हिंदी होगी सूर्य अस्त होने के बाद तारे आकाश में निकल आए। अर्थ भी हिंदी भी जानते रहो ताकि आप कभी भूलो ना, क्योंकि ग्रामर है या लिटरेचर हो, रटोगे तो भूलोगे। उसको समझ लो अपने भाषा में, हिंदी में समझ लो अंग्रेजी के साथ साथ, क्योंकि आप अंग्रेज कभी नहीं हो सकते हो। हिंदी आपके दिमाग में पहले आएगी, हिंदुस्तानी हो तो इसलिए हिंदी में भी समझो ताकि आप भूलो ना। क्लियर? द सन हैविंग सेट कामा द स्टार्स केम अप इन द स्काई। सूर्य अस्त होने के बाद तारे आकाश में निकल पड़े। ठीक, इसका अर्थ होगा। तो हैविंग सेट लगता है जब एक्टिव वॉइस में वाक्य रहता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। सी इज ब्यूटीफुल, हर फ्रेंड इज इक्वली ब्यूटीफुल। तो सिंपल सेंटेंस देखिए इसका भी बनाने के लिए कह दिया गया है वैसे, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस नहीं था। ठीक है, यहाँ आपको करना चाहिए था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? क्योंकि दोनों सिंपल सेंटेंस नहीं आता। ठीक है ना, इसको आप कॉम्प्लेक्स बना लो। टाइपिंग मिस्टेक है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए ही दिया था। ठीक है, आपको आएगा किताब में जो दिया है इसका हल करने के लिए, वो कॉम्प्लेक्स कहा है बनाने के लिए। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स ही करो। सी इज एज, वह सुंदर है, उसका सहेली बराबर सुंदर है। मतलब सी इज एज ब्यूटीफुल, इक्वली माने उतना ही, यानी बराबर है। तो हो जाएगा सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर फ्रेंड। बस वह उतना ही सुंदर है जितना उसका सहेली। सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर फ्रेंड, यह इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? हाँ, सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर फ्रेंड। सिंपल आप बनाना चाहे कर सकते हो, सी एंड हर फ्रेंड। ठीक है, आर इक्वली ब्यूटीफुल, तब भी सही हो जाएगा, सिंपल भी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? सी एंड हर फ्रेंड आर इक्वली ब्यूटीफुल। ठीक, वो भी सही है सिंपल बनाने के लिए। कॉम्प्लेक्स के लिए एज एज लगेगा, वैसे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ही आएगा आपको। क्लियर? एग्जाम किताब के अनुसार कॉम्प्लेक्स ही बनाने के लिए आया था, नहीं तो सी एंड हर फ्रेंड आर इक्वली ब्यूटीफुल करके अपना काम चला सकते हो। ठीक है, आर करके चाहे लिखना चाहो तो लिख लो, क्वेश्चन लिख देना, सिंपल सेंटेंस। चलिए आगे। दिस शर्ट इज सो लूज दैट आई कैन नॉट वियर इट। दिस शर्ट इज सो लूज, सिंपल बनाना है तो यस ओ हटा के टी डबल ओ कर दो, क्योंकि टी डबल ओ हटा कर ही आप सो करते हो। दिस शर्ट इज टू लूज, यस ओ हटा के टी डबल ओ करो। उसके बाद लूज के बाद फार्मी करोगे, आप फार्मी करोगे तब बियर रहेगा। दिस शर्ट इज टू लूज फार्मी, उसके बाद करोगे टू बियर। यह शर्ट मेरे लिए उतना लूज है कि मैं इसे वियर नहीं कर सकता, पहन नहीं सकता। दिस फार्मी क्यों लगा, कारण जान लो। दिस शर्ट जो सब्जेक्ट अगर निर्जीव रहता है तो वहाँ फार्मी आता है, तभी आप आई करते हो। क्लियर? तो यह जो आई आया है, तो जब तक आप जो है लूज के बाद जो है फार्मी नहीं करोगे तब तक यहाँ आई आ नहीं सकता है, इसलिए यहाँ फार्मी करोगे। दिस शर्ट इज टू लूज फार्मी। क्लियर? तब टू वियर करोगे, क्योंकि इसका अर्थ होगा यह शर्ट मेरे लिए इतना कम लूज है, ढीला है कि मैं इसे पहन नहीं सकता। तो दिस शर्ट इज टू लूज फार्मी टू बियर। टू बियर इट मत लगाओ, इट हटा दो, क्योंकि इट नहीं रहता है उसमें, टू लूज टू बियर रहता है। तो जब हम मतलब बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, तो उसमें हम अगर सकर्मक क्रिया रहती है तो इट अपने मन से हम लगा सकते हैं, जिससे अंडरस्टैंड इट, कि मैं इसे समझ नहीं सकता। क्लियर? टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, तो टू बियर। ठीक है, तो इस तरह से कि मैं इसे पहन नहीं सकता है, तो इसे हम लगा देते हैं, उसको टी डबल ओ हटाने के बाद लगाते हैं। तो इसलिए आप उसको काम बता सिंपल में हटा दो। क्लियर हो जाएगा। दिस शर्ट इज टू लूज फॉर मी टू बियर। अगला देखते हैं। जहीर खान है, कम से कम क्रिकेटरों का नाम तो उसका आदेश लो। जहीर खान बॉल्स फास्टर देन एनी अदर बॉलर इन द टीम। तो पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो नो अदर से बनाओ इसको, क्योंकि एनी अदर रहता है तो एनी को नो में बदला जाता है। ठीक है, मेनी रहता है तो वेरी फ्यू या ओनली ए फ्यू। तो ऐसे कर दो, नो अदर बॉलर, एनी जगह नो करना पड़ेगा, तो हो जाएगा नो अदर बॉलर इन द टीम। क्लियर? टीम में कोई अन्य बॉलर नहीं। ठीक है, टीम के बाद आपको करना क्या है? ठीक है, बॉल्स कर दो, नो अदर बॉलर इन द टीम, बॉल्स। ठीक है ना? सो फास्ट, बॉल्स के बाद क्या करना है? फास्टर का फास्ट कर दो, सो फास्ट एज करके फिर जहीर खान को ले आकर लिख दो, एज जहीर खान। जहीर खान हो गया। कहाँ जाहिर पढ़ते हो, जहीर नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ना तो सही लिखो, सीखो। एज जहीर खान हो गया। अगला वाक्य है
करेक्ट करने के लिए आप आगे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आई प्रीफर वॉकिंग दैन स्विमिंग। तो सीधी सी बात है, प्रीफर के साथ कभी दैन नहीं लगता है, टू लगता है। प्रीफर और प्रेफरेबल दो शब्द हैं, इनके साथ हमेशा टू लगता है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में दैन नहीं लगेगा। दैन हटा दो, बाकी सही हो जाएगा। ये स्विमिंग सही है अपनी जगह, क्योंकि वो वॉकिंग और स्विमिंग की तुलना किया गया है, वो जीरंड है, जीरंड टू के साथ आ सकता है, नाउन की हैसियत वो रखता है इसलिए। ही डाइड फ्राम फीवर। तो यहाँ सीधे सीधे फ्राम नहीं लगेगा, ऑफ लगेगा। क्लियर, क्योंकि बीमारी से मरने के लिए फीवर से, मलेरिया से, किसी भी चीज़ से, कालरा से, तो ऑफ ही लगेगा। तो बीमारी का नाम दिया गया है, तो ऑफ लगा दो डाई के साथ। ही गोज टू द टेम्पल एट 7 o'clock। तो सीधी सी बात है, यहाँ गलती जानते हो क्या है, दा नहीं लगेगा। ही गोज टू टेम्पल एट 7 o'clock। ठीक है, वह 7 बजे मंदिर जाता है। कारण जान लो, जैसे 7 बजे मंदिर जाता, सीधी सी बात है, मंदिर जाएगा तो पूजा करने के लिए, तो मंदिर है, टेम्पल है, स्कूल है, हॉस्पिटल है। ये आप एक्सीलेंट में रूल पढ़ोगे तो मिलेगा आपको कि अगर, ठीक है, आपके सिंटैक्स में दिया गया है, नाउन में, ठीक है, आर्टिकल में, तो उसमें यह बताया गया कि अगर कोई चीज़ जिस लिए बना है उसी लिए अगर आप जाओगे तो दा नहीं लगेगा। क्लियर, गोज टू स्कूल कहते हो, गोज टू द स्कूल नहीं कहते हो, इसीलिए। क्लियर, पढ़ने जाते हैं। ठीक, अगर गोज टू हॉस्पिटल, अगर दवा लेने के लिए आओगे तो टू हॉस्पिटल रहेगा। उसी तरह पूजा करने के लिए टू टेम्पल। अगर दूसरे पर्पज से जाओगे तब दा लगेगा। जैसे, ठीक है, ही गोज टू द टेम्पल टू रिपेयर इट। वह मंदिर गया उसकी मरम्मत करने के लिए, कोई मैकेनिक है, क्लियर, लेबरर है, तो उस तरह से लगेगा। मरम्मत करने के लिए, किसी से मिलने के लिए गया, पूजा करने के लिए नहीं। ठीक, तो लगा सकते हो। तो यहाँ गोज टू टेम्पल एट 7, 7 बजे मंदिर जाता है तो पूजा करने के लिए दे ली जाएगा 7 बजे। क्लियर, क्योंकि ऐसा कोई हिंट नहीं मिल रहा है कि दूसरे कार्य के लिए वो गया है। ठीक, तो यहाँ दा हटा दो, वाक्य आपका करेक्ट हो जाएगा, और कोई गलती इसमें है नहीं। अगर कोई गलती लगे तो बताओ, बिल्कुल बता सकते हो। यही दा की गलती थी। अगला, ऑफ द 2 boys ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो इसमें सीधी सीधी बात है, 2 ही लड़कों की तुलना किया गया है, तो मोस्ट नहीं रहेगा, क्या रहेगा, मोर रहेगा। MORE कर दो। क्लियर, और ये द जो है बिल्कुल सही है अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो है ऑफ द वाले कंस्ट्रक्शन में कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लग जाता है। क्लियर, तो इसको एक तरीके से ऑफ द 2 boys की, देखो शुरू में लिखोगे तो इसके बाद बॉयज के बाद कामा लगाना जरूरी है। एक तरीके से इसको सही कर सकते हो, नहीं तो और बेटर वाक्य इसको बना दो, ऑफ द 2 boys हटा दो, ही वॉज द मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, ही वॉज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द 2 boys, ऐसे कर दो। क्लियर, ऑफ द 2 boys, ऑफ द 2 boys, ऐसे कर दो, इसको रिवर्स कर दो, इधर कर दो। क्लियर, ही वॉज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द 2 boys। अब यहाँ ऑफ द 2 boys इधर ले आके कर दिए ना, तो आप यहाँ से दा हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मोर, अब यहाँ मोर के पहले दा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं लगाओगे तब पीछे, उधर ऑफ द 2 boys वहाँ सही है। क्लियर, और लगा भी सकते हो तो कोई समस्या भी नहीं, ऑफ द 2 के नाते लगा भी सकते हो। आपकी किताबों में देखो, कुछ किताबों में दिया है लगाने के लिए, कुछ में नहीं दिया है, लेकिन ग्रामर का रूल्स कहता है ऑफ द 2 के पहले कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप द लगा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मेन गलती वो नहीं है। तो आप कह दो, ही वॉज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द 2 boys। चलिए, तो यहाँ मोस्ट को मोर करना था, और ऑफ द 2 boys के बाद या तो कामा लगा दो, या तो इसको उठा के लास्ट में कर दो, तब कामा नहीं लगेगा। क्लियर, अब अगला देखिए वाक्य, देखिए, सी रिजेंबल्स टू हर सिस्टर। तो इसमें गलती क्या है, रिजेंबल्स के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, टू हटा दो बस। हर फादर उधर में कुछ गलती नहीं है, एकदम सही है वो। रिजेंबल्स साथ टू नहीं लगता है, नहीं कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। टू आता है, कभी कभी विथ दे देता परीक्षा में, विथ हर सिस्टर, अपने बहन से मिलती है, लेकिन नहीं लगेगा। टू माने भी से, विथ माने भी, कुछ नहीं लगता है। आपका अच्छा 10 में लेंचो वाले में पाठ पढ़े थे, दीज मतलब हेल स्टोन्स रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के से मिलते थे। रिजेंबल्स बात तुरंत आता है न्यू से। ठीक है, सी रिजेंबल्स हर सिस्टर, वो अपनी बहन से मिलते हैं। सी रिजेंबल्स हर ब्रदर, वो ही रिजेंबल्स हर ब्रदर, वो अपने भाई से मिलता जुलता है। क्लियर, मतलब शक्ल मिलती है। तो रिजेंबल्स माने होता है से मिलता जुलता, तो इसलिए से की अंग्रेजी टू या विथ नहीं लगता है, इतना ध्यान दो। जो रूल्स आपको इंपॉर्टेंट लगे आप रफ पे नोट करते रह सकते हो, नहीं तो आप किताब में पढ़ोगे तो सारी बातें याद हो जाएंगी। यू आर लेट ऑलवेज, तो इसमें गलती क्या है, तो लेट आप उठा के ऑलवेज की बात कर दो, यू आर ऑलवेज लेट, ऐसे कर दोगे तो वाक्य आपका सही हो जाएगा। तुम हमेशा लेट रहते हो, क्योंकि
ऑलवेज, नेवर, ये अगर इज एम आर का प्रयोग होता है लिंकिंग वर्ब की तरह तो इनके बाद आ जाता है ये, क्लियर। और मुख्य क्रिया रहती है तो उससे पहले आ जाता है, ठीक। तो ये आपका सिंटैक्स था। तो चलिए 10वां देखते हैं। 10वां में आपको मुहावरा बताया गया, 5 मुहावरे दिए गए, इसमें से 3 आपको क्या करना है, हल करना है। तो पहला है फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर। तो फेयर एंड स्क्वायर माने होता है ईमानदार, ईमानदार होना या निष्कपट होना, कल की सेशन में भी आया था ये, क्लियर। प्ले फाउल, प्ले फाउल माने होता है गलत कार्य, गलत कार्य। प्ले मतलब खेल रहे, फाउल माने गलत होता है, ठीक है, ठीक। फाउल माने गलत या गंदा, ठीक है। गंदे ढंग से खेल रहे हो तो यानी गलत कार्य कर रहे हो, ठीक है। बियर डाउन माने क्या होता है, कुचल देना, बियर डाउन, कुचल देना। फूल्स पैराडाइज माने क्या होता है, मूर्ख का स्वर्ग यानी कि काल्पनिक भावना, कल्पित भावना या काल्पनिक भावना, क्लियर। काल्पनिक भावना, इमेजिनरी स्कीम्स, काल्पनिक भावना या काल्पनिक योजना, क्लियर। कल्पित भावना या काल्पनिक भावना। ब्रेक द आइस माने होता है मौन का वातावरण तोड़ना, ठीक, मौन का वातावरण तोड़ना। 10 लोग शांत हैं तो एक लोग उसी में कुछ बोल दिया ऐसा कि सब लोग हंस पड़े, उसी को कहते हैं मौन का वातावरण तोड़ना, क्लियर। ब्रेक द आइस। अब चलिए देखिए, इसके सारे सेंटेंसेज आपको किताब में मिलेंगे, आप किताब से पढ़ लीजिएगा, पढ़ाया भी गया है, ठीक। बाकी यूट्यूब पर भी हम वीडियो डाल दिए हैं, इसका आप देख सकते हो वाक्य सहित, क्लियर। इडियम्स एंड फ्रेजेस की प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, 100 इडियम्स जो कि टॉप 100 जो हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए हैं, ठीक। उसको भी आप देख सकते हो, वाक्य सहित मिलेगा आपको, ठीक। और ट्रिक के साथ याद करने का तरीका बताया गया। तो चलिए इसको हम हल्का सा फिर से ट्रिक बता रहे हैं ताकि जो अलग हैं या जिसको नहीं आता तो याद हो जाए। फेयर एंड स्क्वायर की ट्रिक कल बताया था याद करने की, क्योंकि यह होता क्या है कि इडियम्स ज़्यादा भूलता है, ठीक। तो आप इसको इस तरह से थोड़ा सा हिंट ले लो, मीनिंग आपको पता रहेगा तो वाक्य बना के लिखने में दिक्कत नहीं होगी। फेयर एंड स्क्वायर माने होता है निष्कपट व्यवहार, मतलब सबके साथ एकदम ईमानदार होना, निष्कपट व्यवहार करना। तो फेयर माने क्या होता है, सुंदर। स्क्वायर माने वर्गाकार, वर्गाकार की चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की, स्क्वायर माने वर्ग होता है, क्लियर। तो अब सुंदर ढंग से, जैसे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तो इस तरह से अगर आप सबके साथ, चारों तरफ के लोगों के साथ अगर बराबर व्यवहार कर रहे हो तो यानी आप क्या हो, ईमानदार हो निष्कपट हो, क्लियर। फेयर माने सुंदर हो या अच्छे हो, यानी कि व्यवहार में अच्छे हो, सबके साथ बातचीत करने में अच्छे हो, कहने का मतलब ईमानदार हो, क्लियर। इस तरह से ट्रिक बना सकते हो। प्ले फाउल माने गलत कार्य होता है, प्ले माने खेलना, फाउल माने गंदा। अगर गंदे ढंग से अगर आप खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो यानी आप गलत काम कर रहे हो ना। बियर डाउन माने क्या होता है, कुचल देना, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि इसकी ट्रिक बना लो, बियर पीकर उसने डाउन मतलब अपने उसके नीचे, पैरों के नीचे कुछ भी आया, कोई भी चींटी है, कुछ भी आया तो उसको क्या किया, कुचल दिया, क्लियर। समझ गए कि नहीं। अब ऐसे भी कहते हो बियर माने सहन करना भी होता है, तो वैसे तो ठीक है, बियर BEER होता है शराब की अंग्रेजी, लेकिन आप एक ट्रिक बना सकते हो, क्लियर। नहीं तो आप बियर माने सहन करना ऐसे जान लो, सहन करना। तो बियर माने सहन करना, डाउन माने नीचे। आप कोई भी 2 लोग लड़ रहे हो कुश्ती, आप जो है उसके प्रहार को सहन कर लिए और उसको डाउन कर दिए, नीचे कर दिए, तो जान लीजिए उसको क्या किए, कुचल दिए। मतलब आप किसी के मतलब कि इससे लड़ रहे हो तो उसकी, ठीक है, मुक्के को या प्रहार को सहन करके उसको डाउन कर दिए, यानी आप उसको क्या कर दिए, कुचल दिए। इस तरह से मुहावरा बना है, उसको ऐसे याद समझा जाता है, रटने से भूलता है। आप समझ गए ना, रटो, अपने हिसाब से ट्रिक बना लो आप। ये मेरी ट्रिक है, आप लोग अपनी ट्रिक भी बना सकते हो, क्लियर, ताकि आपको याद हो जाए। फूल्स पैराडाइज माने मूर्ख का स्वर्ग, शाब्दिक अर्थ मूर्ख का स्वर्ग होगा। तो मूर्ख माने क्या होता है, मूर्ख, अगर कोई आदमी मूर्ख है, वो मतलब सोच रहा है हमको नौकरी मिल जाए तो जान लीजिए स्वर्ग मिल गया, पढ़ कुछ नहीं रहा है, नौकरी मिल जाए तो जान लीजिए आपको स्वर्ग मिल जाएगा, क्लियर, बढ़िया नौकरी मिल जाए। तो वो काल्पनिक भावना है उसके अंदर है ना, काल्पनिक योजना बना रहा है, कल्पित भावना है, मतलब यथार्थ में पढ़ कुछ नहीं रहा, ख्वाब देख रहा है कि हमको नौकरी मिल जाए, स्वर्ग मिल जाएगा, यानी कि मूर्ख का स्वर्ग इसी को कहते हैं। अब समझ गए ना, बुद्धिमान नहीं है तो इतना आगे बढ़ने के लिए सोच लिया है और पढ़ भी नहीं रहा। तो मूर्ख का स्वर्ग यानी कि काल्पनिक भावना, क्लियर। मूर्ख लोग इस स्वर्ग में जाने का प्रयास करते हैं, बुद्धिमानी कुछ नहीं है और स्वर्ग का ख्वाब देख रहे हैं, यानी काल्पनिक भावना में है। अब ब्रेक द आइस माने क्या होता है, मौन का वातावरण तोड़ना। ट्रिक क्या करेंगे, ब्रेक माने तोड़ना, आइस माने बर्फ होता है। तो देखिए कुछ मुहावरे जो है ग्रीक और लैटिन भाषा से आए हैं, तो उसमें कुछ मिथोलॉजी में मतलब पौराणिक कथाएं हैं, तो उसमें से निकल के आए हैं, जैसे लोगों के द्वारा कही हुई बातें, वो मुहावरा मतलब भाषा के एक अंग बन जाता है, क्लियर। तो ब्रेक द आइस कहाँ से निकल गया उसको जान लो, ब्रेक माने तोड़ना, आइस माने बर्फ, ठीक है। तो इसमें कहानी ये है कि जैसे कुछ लोग थे, जा रहे थे तो एक गुफा आ गए, ठीक है, उनको आगे जाना था, तो वहाँ पर बहुत सारी बर्फ थी, ठीक है ना। तो अब जो भी लोग थे वो समझ नहीं आ रहा अब क्या करें, कैसे जाएंगे अंदर, क्लियर।
तो किसी के समझ में नहीं आया, तब तक उसमें से एक जो है, ठीक है, एक औजार निकाला, ठीक है, वहाँ पर पत्थर था, पत्थर को फेंका, अब बर्फ को क्या किया, तोड़ दिया, बर्फ टूट गए, तो सब लोग खुशी से चिल्लाने लगे, वाह क्या बात है। तो जो सब लोग मौन थे तो क्या हो गए, मौन का वातावरण क्या हो गया, टूट गया। तो इस तरह से बर्फ को तोड़ना यानी मौन का वातावरण को तोड़ देना, वहाँ से निकल गया। आई होप अब यह मुहावरा आप नहीं भूलोगे, अब समझ गए कि नहीं। इस तरह से इस मुहावरे को लर्न किया जाता है, उसको ट्रिक जानो। अगला देखते हैं सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनिम्स आप देखते हैं, इटर्नल माने होता है शाश्वत, इटर्नल माने शाश्वत। आप देखिए शाश्वत का मतलब कि दूसरा अंग्रेजी क्या होगा, एंडलेस कर दो। इटर्नल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एंडलेस। इटर्नल मतलब क्योंकि शाश्वत, जो चीज़ शाश्वत रहे, लगातार रहे, कभी उसका अंत ही ना हो, शाश्वत निरंतर, ठीक है, लगातार। तो एंडलेस का दो, एंड माने अंत होता है, लेस माने उल्टा हो जाएगा, जिसका अंत ही ना हो, यानी वो शाश्वत है, लगातार है, परमानेंट है। क्लियर। डोसाइल, डोसाइल माने क्या होता है, विनम्र होता है। तो आप चाहे इसको पोलाइट कर दो, क्लियर, या सबमिसिव एक शब्द है, SUBMISSIVE, सबमिसिव, ठीक है। सबमिसिव माने विनम्र होता है, पोलाइट होता है, हम्बल होता है, क्लियर, ये सारे सिनोनिम्स इसके हैं। अर्जेंट, ठीक है, अर्जेंट माने क्या होता है, जो अति आवश्यक हो। अर्जेंट माने जरूरी, तो जरूरी के लिए आप कर दो कि नेसेसरी कर दो, आवश्यक या जरूरी, क्लियर। या इनइवाइटेबल कर सकते हो, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स देख लो, क्लियर। तो इनइवाइटेबल की INEVI, ठीक है, ठीक है, इनइवाइटेबल TABLE, इनइवाइटेबल, या नेसेसरी कर दो NECESSARY, ये जरूरी होता है इसका मतलब। एंटोनिम्स में देख लेते हैं ब्लेसिंग। ब्लेसिंग माने क्या होता है, वरदान। बून, बून माने वरदान, BOON, बेन नहीं होगा, BAN, बेन माने अभिशाप होता है। अरे सॉरी, हाँ एंटोनिम्स ही बताना था ना, ठीक है सही, हम सॉरी हम सोच लिए कि सिनोनिम्स बताना है। BAN कर दो, बिल्कुल सही, BAN, बेन माने अभिशाप, या आप कर्स कर दो, कर्स माने भी अभिशाप होता है, BAN कर दो या कर्स कर दो, CURS। अलीगल माने कानूनी, तो IL कर दो। इलीगल माने गैर कानूनी। देखिए एक ट्रिक जान लो, यल से शुरू होने वाले शब्द में अक्सर IL ही लगता है, लीगल, इलीगल, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, लिटरेट, इलिटरेट, ठीक है, ये ट्रिक जान लो, IL ही लगता है, ठीक है ना। और यही नहीं, R से शुरू होने वाले में अक्सर IR लगता है, ठीक है, रेगुलर, इरेगुलर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल। एंटोनिम्स से कि एंटोनिम्स बनाने की हम एक प्लेलिस्ट में जाओगे तो हम टिप्स बताए हैं, एंटोनिम्स कैसे बनाया जाता है, किस में IR लगे, किस में IM लगे, आप प्लेलिस्ट में जाओ, रूल्स फॉर मेकिंग एंटोनिम्स, क्लियर, ये सर्च कर लो तो आपको पूरा एंटोनिम्स जैसे जैसे बनता है सब कुछ बता मिल जाएगा आपको, पढ़ आप लोग देख सकते हो यूट्यूब पे। हेवन माने स्वर्ग होता है, तो पैराडाइज कर दो, पैराडाइज माने स्वर्ग, सॉरी, तो सिनोनिम्स हो जाएगा हेल कर दो, हेल माने नरक, क्लियर, हेल माने नरक। देखिए टाइम क्योंकि ओवर हो रहा है तो ज़्यादा जल्दबाजी करने से मिस्टेक हो जा रही है, ठीक है, फिर भी अब बताया जा रहा है, प्रयास ये किया जा रहा है सही, जो बताया जाएगा सही बताया जाएगा। दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिससे कि देखा जा सके, उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, जिसके आर पार देखा जा सके। सीन थ्रू माने जिससे होकर देखा जा सके, उसको कहते हैं पारदर्शी, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांस TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट माने होता है पारदर्शी, किताब में देखोगे तो मिलेगा आपको, ठीक ना, T से जाओगे एक्सीलेंट में मिल जाएगा, क्लियर। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे ठीक ना किया जा सके या सुधारा ना जा सके, उसको कहते हैं इनकॉरिजिबल, INCORRIGIBLE, इनकॉरिजिबल, एक्सीलेंट में देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक ना। इनकॉरिजिबल, INCORRIGIBLE, इनकॉरिजिबल हो गया, जिसे सुधारा ना जा सके, बता तो है, ये तो हिंदी है, एक शब्द में नहीं होगा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, उसी हिसाब से करो, कोई जरूरी नहीं। एक्सीलेंट में देखोगे तो ऐसे लिखा गया, ठीक है ना, जिसे सुधारा ना जा सके।
हिंदी के पीछे ज़्यादा ना परेशान हो, हिंदी लिखने के लिए परीक्षा में नहीं आएगा। एंड असेंबली ऑफ लिसनर्स, क्लियर। और सुनने वालों की सभा को क्या कहते हैं? ऑडियंस। हाँ श्रोतागण, AUDIENCE, ऑडियंस होगा, ठीक। ऑडियंस माने श्रोतागण, AUDIENCE, ऑडियंस, श्रोतागण। अब अगला देखिए, होमोफोन्स है साइट। यह साइट, इस साइट माने क्या होता है? स्थान। इस साइट का अर्थ होगा स्थान। लीगल दे दिया है ना, लीगल माने तो कानूनी होता है, तो वैसे ये तो आएगा नहीं परीक्षा में, कानूनी जानने के लिए जान लो। इसके साथ एक दूसरा शब्द आएगा, उसको आप लिख लो। इसके साथ आएगा SIGST, SIGST। इस साइट माने दृश्य होगा, ठीक है ना, SIGST। या एक दूसरा साइट आ सकता है, ये नहीं आएगा, CITE। साइट माने होता है उदाहरण देना। यही 3 शब्द है साइट, इसी में से परीक्षा में आएंगे। CITE साइट माने उदाहरण देना, SIGST साइट माने दृश्य, और SID, क्लियर। इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बस आज जो है इतना ही, ट्रांसलेशन कल की वीडियो में बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, घंटी दबा लीजिए ताकि समय से नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें।